Hello friends, today I will discuss about the chapter Cell Biology, which is also known as Cytology. This is the chapter is most important of biology section, या फिर हम लोग इसे बोल सकते हैं कि बायो का सबसे इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण जो सब्जेक्ट है या चैप्टर है ये साइटोलॉजी ही है। तो आज के क्लास में हम लोगों का जो टारगेट है वो साइटोलॉजी को ख़त्म करना होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सेल बायोलॉजी को हम लोग साइटोलॉजी ही बोलते हैं, और जो हमारा जो पहला चीज़ होगा कि साइटोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बनता है। पहला तो होता है साइटो और दूसरा का मतलब होता है लॉजी। तो साइटो का मतलब होता है सेल और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। तो इसे हम लोग मिला करके बोलते हैं द स्टडी ऑफ सेल। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ये हमारा सबसे पहला चीज़ होता है कि सेल के बारे में पढ़ाई करना ही क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी कहलाएगा। अब ये जो शब्द है साइटोलॉजी, ये किसके द्वारा दिया गया था? तो ये दिया गया था हर्टविंग के द्वारा। ध्यान रखेंगे, ये जो साइटोलॉजी शब्द की हम बात कर रहे हैं ये हर्टविंग के द्वारा दिया गया। और उसके बाद जो फादर ऑफ अगर साइटोलॉजी कोई पूछेगा आपसे तो उनका नाम होता है रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक, ध्यान रखेंगे। उसके बाद अगर आपसे कोई ये पूछ लेता है कि मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन है, मॉडर्न साइटोलॉजी के पिता कौन है, साइटोलॉजी के पिता कौन है, तो मॉडर्न साइटोलॉजी के जो पिता हैं वो हैं आपके सेवान। जैसे स्लाइडिन और सेवान जो आप नाम जानते होंगे उनका नाम है। उनके बाद कहा जाता है कि इंडियन साइटोलॉजी के पिता कौन है, यानी कि भारत में जो सेल के जो जनक हैं उनको किसको कहा जाता है। तो जो भारत में इंडियन साइटोलॉजी के जो जनक हैं उनका नाम है A.K. मिश्रा। क्या नाम है उनका? A.K. मिश्रा उनका नाम है। तो ये हमारे पास में कुछ इतने सारे हो गए। साइटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ सेल, और हर्टविंग के द्वारा दिया गया था ये शब्द। जो फादर ऑफ बायोलॉजी हैं या साइटोलॉजी हैं इनको कहा जाता है रॉबर्ट हुक, और फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी जो हैं उनको स्लाइडेन एंड स्वॉन को कहा जाता है, और फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी की अगर बात करेंगे तो A.K. मिश्रा को कहा जाता है। ठीक है, चलिए ये टॉपिक आपको बुझा गया होगा, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। अगले की अगर बात करेंगे तो अगला जो आता है हमारा डिस्कवरी ऑफ सेल। अगला जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड डिस्कवरी ऑफ सेल, यानी कि सेल का जो डिस्कवरी है वो कैसे हुआ, यानी कि मानव के इतिहास में सेल के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले वो कौन लोग थे, कैसे प्राप्त हुआ, किनके द्वारा प्राप्त हुआ और कब प्राप्त हुआ, इन्हीं के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला 1665 ईस्वी में, कह कि 1665 ईस्वी में जो साइंटिस्ट हैं या फिर बायोलॉजिस्ट हैं जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, एक बायोलॉजिस्ट हैं, इनका नाम क्या है? रॉबर्ट हुक। 1665 में इन्होंने सेल की खोज करी थी। लेकिन कैसे सेल की खोज करी? तो इन्होंने डेड सेल की खोज करी थी। ध्यान रखेंगे, डेड सेल की इन्होंने खोज करी थी। और ये इन सारी बातों को कहाँ पर बताते हैं? तो इनका एक किताब है, और इस किताब का नाम था माइक्रोग्राफिया। इस किताब का नाम क्या था? माइक्रोग्राफिया। तो माइक्रोग्राफिया नामक किताब में डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में बताने का काम किया था। ठीक है, और ये जो सेल बता रहे थे, जो डेड सेल था, ये किसका था? कॉर्क टिश्यू का बना हुआ था। किसका था? कॉर्क टिश्यू का बना हुआ था, जो कि छोटे छोटे सेल से मिलकर के बने हुए थे, कॉर्क टिश्यू। ठीक है, जो प्लांट के जो टिश्यू होते हैं कॉर्क टिश्यू उन्हीं को बोलते हैं। तो ये जो सेल थे ये आपके कॉर्क टिश्यू के थे। और इन्होंने कहा उसी समय कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो बाबू ये जो डेफिनेशन आप पढ़ते हैं ना, ये डेफिनेशन वहीं से आया था। क्या? कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट है लाइफ का। फिर अगला टर्म आता है 1674, और इस 1674 में क्या होता है? इसमें एक आते हैं साइंटिस्ट जिनका नाम होता है एवी लेवनहॉक। इनमें एक साइंटिस्ट आते हैं, इनका नाम है एवन लेवनहॉक, और ये करते हैं डिस्कवरी ऑफ क्या? लिविंग सेल। डेड सेल का खोज किसने कर लिया? तो डेड सेल का खोज कर लिया रॉबर्ट हुक ने। और अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की, तो लिविंग सेल की डिस्कवरी करने वाले व्यक्ति हैं एवी लेवनहॉक। और इनका एक किताब है, और उनमें उन्होंने इस किताब में सारी की सारी बातों को डिस्कस किया था। तो उस किताब का नाम हो जाता है द सिस्टम ऑफ नेचरे। द सिस्टम ऑफ नेचरे। और क्या है इसका नाम? द सीक्रेट ऑफ नेचर। ठीक है, ये किताब का नाम है। और इन्होंने भाई साहब जो सेल की खोज करी, वो कौन कौन से सेल की इन्होंने खोज करी थी? तो पहला जो इन्होंने सेल इनके द्वारा खोजा गया था उसका नाम था RBC, यानी कि रेड ब्लड सेल। उसके बाद में स्पर्म सेल, इन्होंने इसका डिस्कवरी किया है। और उसके बाद में बैक्टीरिया के भी खोज करने वाले यही हैं, जिनका नाम है एवन लेवनहॉक, या फिर बैक्टीरियल सेल। और इन्होंने प्रोटोजोआन का भी खोज किया, प्रोटोजोआन।
ठीक है, जो प्रोटोजोआ होते हैं इनका भी खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं उनका नाम भी लेवी लेवेनहॉक ही है। इतने सारे चीज़ों का ये डिस्कवरी करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगला चीज़ हम लोग चलते हैं 1824 ईस्वी में। अब 1824 में क्या होता है तो वो समझ लीजिए। 1824 है, इसमें एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था ड्यूट्रोचैट। क्या नाम था? ड्यूट्रोचैट। और ड्यूट्रोचैट ने सबसे पहली बार इन्होंने बताया कि ग्रुप ऑफ सेल, इन्होंने सबसे पहली बार बताया कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू। उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलते हैं। जैसे क्या कि ये जो सेल हैं ये आपस में ऐसे बहुत सारे सेल आपस में अटैच हो गए हैं, तो इस प्रकार के ग्रुप को क्या कहा जाएगा? तो इन्होंने नाम बताया कि इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? तो ग्रुप ऑफ टिश्यू कहा जाता है। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? टिश्यू का नाम देते हैं। उसके बाद 1838 या फिर 1839 की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है अपना सेल थ्योरी। इसमें क्या आता है? अपना सेल थ्योरी आता है। और किसके द्वारा ये दिया गया था सेल थ्योरी? ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बाई स्लाइडेन एंड स्वॉन। स्लाइडेन एंड स्वॉन के द्वारा जो है ये सेल थ्योरी दिया जाता है। और ये क्या बताते हैं सेल थ्योरी में? तो ये बताते हैं कि लिविंग आर मेड अप ऑफ, ठीक है, मेड अप ऑफ, ये बताते हैं कि जो लिविंग्स हैं वो सेल से बने हैं एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं, प्रोडक्ट ऑफ सेल से बने हैं। ये बात बताते हैं। कब बताते हैं? 1838 ईस्वी में बताते हैं। सेल थ्योरी इनके द्वारा दिया जाता है। और ये क्या बताते हैं कि जो स्लाइडेन और स्वॉन है ये दो अलग अलग विद्यार्थी थे, ठीक है, दो अलग अलग बायोलॉजिस्ट थे। तो इन्होंने सेल थ्योरी दिया और सेल थ्योरी देने के बाद उन्होंने डेफिनेशन बताया क्या कि सेल जो है वो जो लिविंग जो है, कोई भी व्यक्ति जो लिविंग है वो सेल से बना हुआ है और उनके प्रोडक्ट ऑफ सेल से बना हुआ है। आ रहा बात समझ में? और आगे क्या होता है कि जो सेल जो है ना, सेल, अब ये सेल क्या है? तो आप सबसे इसको छोटा जाइगोट बोलते हैं। जो जाइगोट होता है ना वो भी क्या है? एक सेल है। और जब ये सेल जो होता है आगे बढ़ता है तो ये होता है ग्रुप ऑफ सेल। ग्रुप ऑफ सेल जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टिश्यू बोलने का काम करते हैं। और जब ये टिश्यू बहुत सारे ग्रुप ऑफ टिश्यू कहला जाते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू जब कहलाते हैं, ग्रुप ऑफ जब टिश्यू कहलाते हैं तो इनको हम लोग कहते हैं ऑर्गन। और जब बहुत सारे ऑर्गन हमारे पास आ जाते हैं, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आ जाता है, नेक्स्ट पेज पे मैं लिख देता हूँ, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आ जाता है, जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन आ जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। और जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम आ जाते हैं, ऑर्गन सिस्टम जब बहुत सारे एक शरीर में काम करने लगता है इससे, तो हमारा एक बनता है क्या? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर ऑर्गेनिजम्स। ये हमारा लास्ट है। तो कैसे होता है? देखो, सेल जो होता है ना, हम लोग सेल की शुरुआत कहाँ से होती है? जाइगोट से होती है। और अब जाइगोट का मतलब आप समझते होंगे, जिसमें स्पर्म एंड ओवम को मिलाया जाता है, तो उसे हम लोग जाइगोट बोलते हैं। ठीक, और इसको हम लोग बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल। अब ग्रुप ऑफ सेल जो होता है एक टिश्यू है। जब बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल मिलेंगे, जब बहुत सारे जब सेल मिल जाते हैं तो क्या बनते हैं? टिश्यू बनते हैं। और जब बहुत सारे टिश्यू मिल जाते हैं तो उस समय ऑर्गन बनते हैं। और जब बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। और उसके बाद में जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम एक साथ काम करते हैं तो इनको हम लोग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। जैसे कि हम और आप, कुत्ता और बिल्ली, कोई पंछी, कोई जानवर, ये सब क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिज्म कहलाएंगे। इतना तक बात क्लियर हुआ? चलिए, उसके बाद अब एग्जाम्पल इसका कुछ देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में आप ये चीज़ लिख सकते हैं। क्या क्या चीज़? तो प्लांट लिख लें, ठीक, एनिमल्स लिख लें, फंगी लिख लें, एल्गी लिख लें, ठीक है। तो ये सब क्या है? तो ये सब जो है हम लोग के ऑर्गेनिजम्स हैं। अच्छा, इसमें भी एक एक्सेप्शन आता है, वो थोड़ा सा ध्यान रखेंगे हम लोग। एक्सेप्शन पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशंस के व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। एक्सेप्शन क्या है? एक्सेप्शन है बाबू आपका वायरस। एक्सेप्शन क्या है? आपका वायरस। क्योंकि वायरस जो है वो ए सेलुलर है। वायरस का जो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ये ए सेलुलर होता है। मतलब इसको हम लोग बोलते हैं अकोशिकीय, इसमें कोई भी सेल नहीं होता है। और वायरस कितने तरीकों से बनता है बाबू? तो वायरस जो है वो दो तरीकों से बना होता है। मैंने इसका दो चीज़ें बनी होती हैं। कैसे? तो ये इसका जो कोट होता है, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं क्या? कैप्सिड। कैप्सिड ये जो होता है ना, जो इसका बाहरी जो संरचना होता है वो बनता है प्रोटीन से। और इसका एक और चीज़ होता है जो कि हम लोग बोलते हैं न्यूक्लिक एसिड से बनता है। इसके अंदर वाली चीज़ों को न्यूक्लिक एसिड से मिलकर बनता है। और इसमें क्या क्या मिलते हैं? तो इसमें मिलते हैं डीएनए, और इसमें क्या मिलते हैं? आरएनए मिलते हैं। ठीक है, ये इसका एक खासियत क्या है कि ये नॉन लिविंग इन नेचर है। नॉन लिविंग नेचर में जब ये रहता है तो ये नॉन लिविंग हो जाता है, लेकिन जैसे ही किसी बॉडी के अंदर जाता है, किसी होस्ट सेल के अंदर जाता है तो ये लिविंग हो जाता है। तो हम लोग इसको बोलते हैं लिविंग इन होस्ट सेल।
लिविंग इन होस्ट सेल। ठीक है, आ रहा बात समझ में? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो देखिए अभी तक हम लोग ने क्या क्या पढ़ा। तो अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि साइटोलॉजी क्या है। अब उसके बाद में ये सारे की सारे हर्टविंग कौन थे, रॉबर्ट हुक कौन थे, मॉडर्न साइटोलॉजी क्या किसको कहा जाता है, इंडियन साइटोलॉजी के जनक किसको बोलते हैं, ये सब पढ़ें। फिर डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में पढ़ें, डेड सेल किसने खोज किया, लिविंग सेल किसने खोज किया। ठीक है, आरबीसी, स्पर्म, बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ का खोज किसने किया। फिर उसके बाद में ड्यूट्रोचैट के बारे में पढ़े कि ड्यूट्रोचैट ने अपना काम क्या किया, मैंने इस सेल वाले थ्योरी में उनका अपना योगदान क्या है। तो इन्होंने ही भाई वो बताया था सबसे पहली बार कि बहुत सारे जब सेल को मिला लेंगे तो उसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। फिर उसके बाद सेल थ्योरी आया। सेल थ्योरी में आपको स्लाइडेन और सोन का नाम देखने को मिला। जाइगोट, ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स क्या है, एक्सेप्शन इसमें देखने को मिला आपको, जिसमें वायरस का नाम आता है। वायरस जो होता है लिविंग में माने नेचर में नॉन लिविंग होगा और जैसे ही किसी होस्ट सेल में जाता है तो लिविंग बन जाता है। ये एक ए सेलुलर है, इसमें कोई सेल वगैरह ऐसा अभी तक नहीं खोजा गया है, लेकिन आगे क्या होगा ये अभी कोई जानकारी नहीं है। तब तक हम इसमें देखते हैं कि जो इनका बाहरी संरचना जो होता है ये कोट और कैप्सिड का होता है और इसको हम लोग बोलते हैं प्रोटीन से बना होता है। और न्यूक्लिक एसिड जो होगा इसका डीएनए और आरएनए दोनों से मिलकर के होता है। ठीक है, अब हम लोग का जो टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। अब हम लोग बात करते हैं ऑर्गेनिज्म के बारे में। और ऑर्गेनिज्म के अगर बारे में बात करेंगे तो जो हमारा सबसे पहला ऑर्गेनिज्म आता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। क्या आता है? तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर बात करते हैं। फिर उसके बाद दूसरा जो आता है दैट इज कॉल्ड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। तो यूनिसेलुलर का मतलब क्या है? इसमें जो है ये सिंगल सेल से मिल करके बॉडी बना होता है, माने ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म होगा, लेकिन ये सिर्फ इसमें एक ही सेल होता है। मल्टी सेलुलर का मतलब होता है कि इसमें बहुत सारे होंगे, यानी कि मेनी सेल। इसमें क्या होंगे? मेनी सेल होंगे, यानी कि इनका जो शरीर होगा वो बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म से मिल करके बना होगा। जैसे अगर मान लेते हैं कि सिंगल सेल का सर डेफिनेशन क्या हो सकता है, तो सिंगल सेल का डेफिनेशन होता है अमीबा। ठीक है, अमीबा। उसके बाद में आपने नाम सुना होगा बैक्टीरिया, आपने नाम सुना होगा पैरामीशियम जो कि चप्पल के आकार के साइज का होता है। और यहाँ पे अगर एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो इसमें आता है एनिमल्स, इसमें आता है ह्यूमंस, ठीक है, इसमें आते हैं बर्ड्स, इसमें आते हैं एल्गी और इसमें आते हैं फंगी। ये सारे के सारे क्या हैं? मल्टी सेलुलर, यानी कि इनके बॉडी में जो सेल है वो एक से ज़्यादा है। फिर अगला टर्म आता है 1855 का। और 1855 में रुडोल्फ फिंच एक व्यक्ति हुआ करते थे, उनका नाम क्या था? रुडोल्फ विर्चो। और रुडोल्फ विर्चो ने एक सेल के लिए एक लैटिन भाषा में इन्होंने क्या कहा था? तो सेलुलर के लिए, सेल के लिए इन्होंने बताया ओमिनस सेलुला ई सेलुला, ओमिनस सेलुला ई सेलुला। और इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब जो होता है वो सेल जो होगा वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से बना होगा। प्री एग्जिस्टिंग सेल टू सेल, यानी कि जितने भी सेल हैं, ओमिनस का मतलब होता है प्री एग्जिस्टिंग, सेलुला का मतलब होता है सेल, ई का मतलब होता है टू और सेल का मतलब होता है सेल। अच्छा, ये किस लैंग्वेज में लिखा गया था? तो ये लिखा गया था लैटिन लैंग्वेज में। इन्होंने जब ये बात बताई थी तो इन्होंने बताया था किसमें? लैटिन लैंग्वेज में बताया था। और उन्होंने बताया कि जो पेरेंट सेल हैं, जो पेरेंट सेल होते हैं, यानी कि जो पेरेंट्स सेल जो होते हैं वो जो सेल होंगे ये टूटते हैं, ब्रेक जब होंगे तो ये डॉटर सेल में बदल जाते हैं, डॉटर सेल में बदल जाते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल आ जाएगा। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल डिवीजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? सेल डिवीजन। इसी प्रोसेस का नाम होता है सेल डिवीजन। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। चलिए अगले की ओर बात करते हैं बाबू। तो सेल जो होता है, अब उसके तो हम लोग देख लिए कि यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर क्या है। अब आता है आपका प्रोकैरियोटिक सेल, कि प्रोकैरियोटिक सेल क्या है। ठीक, और उसके बाद में दूसरा आता है यूकैरियोटिक सेल। एक होता है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा होता है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक इन दोनों के बारे में समझ लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक जो सेल होता है इसको बोलते हैं प्रिमिटिव सेल। क्या बोलते हैं इसको? प्रिमिटिव न्यूक्लियस या फिर प्रिमिटिव सेल बोलिए। इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो प्रिमिटिव होगा, माने इमैच्योर जिसको आप लोग बोल सकते हैं। न्यूक्लियस जो होगा, ठीक है, इसमें जो है अब्सेंट होता है। इसमें क्या होता है? न्यूक्लियस अब्सेंट होगा। अगर प्रेजेंट हुआ, ठीक है, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो वो कैसा होगा? इमैच्योर होगा। ठीक है, अगर वो प्रेजेंट हुआ तो कैसा होगा? इमैच्योर होगा। उसके बाद में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो इनमें होते हैं, यानी कि जो झिल्ली पाई जाती है न्यूक्लियस के बाहर, वो इसमें अब्सेंट होती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे क्या होता है सर? एग्जाम्पल के तौर पे आपका नाम आप सुने होंगे बैक्टीरियल सेल का। बैक्टीरियल सेल एक प्रकार के प्रोकैरियोटिक सेल में आते हैं। और क्या आते हैं बाबू? इन्हीं का नाम जो होता है हम लोग बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। याद रखेंगे, साइनोबैक्टीरिया। या फिर इन्हीं का नाम होता है ब्लू ग्रीन एल्गी।
ब्रू ग्रीन एलगी इन्हीं का नाम होता है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले की अगर बात करेंगे तो यूकैरियोटिक, और यूकैरियोटिक में क्या है, तो यूकैरियोटिक जो होता है ना, ये न्यू मैच्योर सेल होता है। कैसा सेल होता है, न्यू मैच्योर सेल, और न्यू मैच्योर न्यूक्लियस होता है। और इसमें न्यूक्लियस जो है वो अच्छे से प्रेजेंट होता है, यानी कि इसमें न्यूक्लियस जो होगा वो अब्सेंट नहीं होगा और मैच्योर होगा। इसमें जो आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होगा ये कैसा होगा, तो ये आपका इसमें मैच्योर होगा और बढ़िया से प्रेजेंट होगा। उसके बाद में ये जैसे प्लांट सेल हैं, प्लांट सेल्स, ठीक है, जैसे एलगी की अगर बात करेंगे, एलगी सेल की, ठीक है, उसकी बात करते हैं। उसके बाद में फंगी सेल की बात करेंगे, फंगी सेल की बात करेंगे, या फिर अगर आप एनिमल सेल का ही क्यों ना बात कर लें, ये सारे सेल में ही आपको क्या दिखेंगे, तो यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलते हैं, या फिर इनको हम लोग जो है ह्यूमन सेल भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ह्यूमन सेल भी इसको बोलते हैं। तो ये सारा का सारा पॉइंट जो है यूकैरियोटिक और जो है प्रोकैरियोटिक के बारे में था। आया बात समझ में। चलिए इसका एक छोटा सा हम लोग जो है पूरी तरीके से डिफरेंस देख लेते हैं, क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में जो अपना डेफिनेशन है वो बहुत ही बढ़िया से इसमें पूछा जाता है, ठीक है। और इस डेफिनेशंस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे लिखें प्रोकैरियोटिक, और यहाँ पे लिखें यूकैरियोटिक, तो दोनों में जो डिफरेंस है वो सारा का सारा ऊपर में डिफरेंस लिख ही रहे हैं, ये भी साथ साथ में आपको याद करना पड़ेगा। क्या कि प्रोकैरियोटिक जो होता है ये ऑलवेज यूनिसेलुलर होते हैं, ठीक है, ये ऑलवेज जो है यूनिसेलुलर होते हैं। तो ये कैसे होंगे, यूनिसेलुलर भी होंगे और मल्टी सेलुलर भी। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ये ठीक है, यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ये जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज होते हैं, स्मॉलर इन साइज, ये जो है कंपैरेटिवली स्मॉलर इन साइज आपको देखने को मिलेंगे। इनके जो सेल वॉल होंगे, इनके जो सेल वॉल होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं और ये बने होते हैं किसके, तो पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं, मेड अप ऑफ, आप लिख सकते हैं पेप्टिडोग्लाइकॉन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं। जिसको और किससे बने होते हैं भाई साहब, तो ये पेप्टिडोग्लाइकॉन के बने होते हैं मर्मेरिक एसिड, तरह की म्यूरिक एसिड के बने होते हैं, ठीक है। ध्यान रखेंगे एक शब्द आता है, एक एसिड है म्यूरिक एसिड, तो म्यूरिक एसिड के ही बने होते हैं। और किससे बने होते हैं, एमिनो एसिड के बने होते हैं, एमिनो एसिड के भी बने होते हैं, ठीक है। और इसमें अगर आपसे कोई थोड़ा सा हाई लेवल क्वेश्चन पूछेगा तो इसमें पूछता है कि 70S जो है राइबोसोम इसमें प्रेजेंट होता है, राइबोसोम आर प्रेजेंट, इसमें 70S राइबोसोम आपको देखने को मिलते हैं। अब इसकी बात करते हैं तो थोड़ा सा ये अपना लार्जर इन साइज में मिलेगा, इसमें बात करते हैं तो जो प्लांट सेल होता है ये प्लांट सेल बना होता है किससे, इसमें सेल वॉल होगा। प्लांट सेल में तो पहले ध्यान रखेंगे कि सेल वॉल जो है प्रेजेंट होगा, और ये जो होता है सेल वॉल किसका बना होता है, सेल्यूलोज का, किसका बना होता है, सेल्यूलोज का ये बना होता है। और अगर हम लोग फंगी सेल की बात करते हैं, फंगी सेल की अगर बात करेंगे तो फंगी जो सेल होता है इसमें सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होगा। और ये जो सेल वॉल होता है फंगी का, ये काइटिन का बना होता है, जिसको हम लोग काइटिन पढ़िए। और अगला जो है एल्गी, तो एल्गी में जो सेल वॉल प्रेजेंट होगा, ये सेल वॉल जो होता है ये सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज और आपके जो हैं कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं, ठीक है। और क्या होता है भाई साहब कि इसमें जो एनिमल सेल पाया जाता है बाबू, जो इसमें एनिमल सेल है, ठीक है, एनिमल सेल में अगर आप बात करेंगे, जो सेल वॉल होता है ये अब्सेंट होता है। ये परीक्षा में कई बार एग्जामिनेशंस में पूछा जा चुका है, ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अच्छा, जैसे आपको पता करना होगा कि सर ये 70S क्या है, तो जब आप हम लोग राइबोसोम डिटेल में पढ़ेंगे तो उस समय हम 70S राइबोसोम के बारे में सारा कुछ जो है इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ लेंगे, ठीक है। उस समय आपको बताएंगे कि 70S क्या है। अच्छा, 70S हो गया, तो इसमें क्या पाया जाता है, इसमें 80S जो है राइबोसोम मिलेगा, इसमें 80S जो है राइबोसोम प्रेजेंट होता है, राइबोसोम जो इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें क्या होता है कि इसमें जो होगा वो डीएनए को आप जब देखें ना, डीएनए यानी कि डाई राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये सर्कुलर होता है और सिंगल हेलिक्स का मिलेगा। कैसा मिलेगा, सिंगल हेलिक्स का मिलेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड कहेंगे। क्या कहेंगे, इसे न्यूक्लियोइड कहा जाता है। और जो इसमें एक्स्ट्रा डीएनए है, जो डीएनए है वो क्या कहलाता है, प्लाज्मिड कहलाएगा। जो एक्स्ट्रा डीएनए जो होता है ना यूकैरियोटिक में जो मिलेगा उसको हम लोग प्लाज्मिड बोलेंगे, ठीक है। और इसके आगे अगर माइटोकॉन्ड्रिया की बात करेंगे कि सर माइटोकॉन्ड्रिया क्या इसमें प्रेजेंट होगा, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है इसमें अब्सेंट होता है, ध्यान रखेंगे।
ठीक है। अगर हम लोग बात करेंगे लाइसोसोम की अगर बात करेंगे तो लाइसोसोम जो होता है इसमें जो है क्या होता है, अब्सेंट होता है। अगर गोल्गी अपार्चर की बात करेंगे, गोल्गी अपार्चर ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स हैं। अगर गोल्गी बॉडीज़ की बात करें, गोल्गी अपैरेटस की बात करेंगे तो ये भी आपका एब्सेंट होता है। अगर हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर बात करेंगे तो ये भी एब्सेंट होगा। और ये जो रिप्रोडक्शन करता है ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, ठीक है, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। चलिए, अगर इसके बारे में हो गया तो हम लोग यूकैरियोटिक के बारे में देख लेते हैं। तो यूकैरियोटिक में आपका 80S राइबोसोम बता दिए। इसमें जो होता है डीएनए जो होता है वो लीनियर होता है, ठीक है, और डबल हेलिक्स का होगा। बस इतना ध्यान रखना होगा, इसमें सिंगल हेलिक्स होता है और जो अपना ये यूकैरियोटिक है इसमें डबल हेलिक्स होगा। इसमें जो आपका प्लास्टिड जो होता है, प्लास्टिड जो होगा इसमें एब्सेंट होगा। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ये आपका इसमें प्रेजेंट होगा। इसमें ये जो लाइसोसोम लिखा गया, लाइसोसोम्स, ठीक है, ये इसमें प्रेजेंट होगा। गोल्गी जो बॉडीज़ है, गोल्गी बॉडीज़, ठीक है, गोल्गी बॉडीज़ ये भी इसमें प्रेजेंट होगा। और इसमें जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये भी प्रेजेंट होगा। और ये दोनों तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करेगा, ठीक है। तो इतना सारा पॉइंट आपको दिमाग में रखना होगा। तो हम लोग जो है कंप्लीट कर चुके हैं यहाँ तक क्या कि हम लोग जो है सेल की डिस्कवरी के बारे में देख लिए, सेल का डेफिनेशन देख लिए, सेल से सारे संबंधित जो इंट्रोडक्टरी पॉइंट्स हैं वो सारा का सारा हमने आज के टॉपिक में खत्म किया। हमने खत्म किया कौन सी, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, हमने खत्म किया भाई साहब प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। तो हम लोग अगले दिन से पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में और बढ़िया से जो सेल का पूरा जो एनाटॉमी है उसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।